So welcome everyone. So today we are going to see the properties of determinant which are very important to solve any determinant of your mathematics. तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, आप किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो। लेकिन इस प्रॉपर्टीज को यूज करने का पर्पस क्या है कि उसको बिना एक्सपैंड किए हुए आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, है ना। और इससे कई सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता हो। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? तो क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने 1 2 3 5 -9 6 0 1 2, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट और डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू अनचेंज रहती है अगर आप रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। मतलब क्या है, अगर मैं इसकी पहली रो को, ये हमारी पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2 और ये तीसरी रो है R3, C1 C2 C3, अगर मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना दूं तो 1 5 0, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दूं 2 -9 1 एंड 3 6 2। तो ऐसा करने से प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर सकते हो या फिर रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। पहले कॉलम को पहली रो बना दो, तो जैसे ही आप रोज को कॉलम में करोगे ना, तो देखो कॉलम अपने आप रोज में चले गए। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? RI इंटरचेंज विद CI। आई क्या है? कोई भी नंबर जो आपको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि मैं सारी रोज को ही इंटरचेंज कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर रहा हूं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, ये तीनों चीजें एक साथ कर रहा हूं। तो इन तीनों को एक साथ लिखने का तरीका या फिर आप जनरल तरीका बोल दो, उसको कैसे लिख दिया है? RI इंटरचेंज विद CI, डबल साइडेड एरो लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो अगर एक डिटर्मिनेंट है 1 2 -1 1 0 1 0 2 0, ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो आओ पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे एक्सपैंड करते हैं? पहली वाली रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया 1, तो यहाँ से 0 आ गया, -2 -1 2 × 0 0 -1 × 2 -2 और एक माइनस बीच में रहता है तो +2 हो जाएगा। और 0 के साथ कुछ भी आएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाइड होके ये -2 आ गया और यहाँ से -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। अब ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर आप इनकी किसी भी एक रोज को, है ना, इंटरचेंज एनी टू रोज या फिर सेम चीज कॉलम्स के लिए भी अप्लाई करती है। तो मैं क्या करता हूं कि इसकी पहली और दूसरी रोज को इंटरचेंज कर देता हूं। तो देखते हैं क्या होते हैं। तो पहली दूसरी रो को इंटरचेंज किया भाई, तो ये क्या हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 0 2 1 1 0 एंड -1 1 0। तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 1 टाइम्स 0 0 और ये भी 0 आ जाएगा, प्लस 0 टाइम्स तो 0 आ ही जाएगा, है ना। और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स 1 × 1 एंड -1 × 1 -1 और एक माइनस पहले से रहता है +1। तो देखो भाई यहाँ से ये तो 0 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, है ना। तो अगर इसकी वैल्यू -4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4। तो अगर ये डेल्टा है तो ये क्या लिखा हुआ है? -डेल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने का तरीका ये है कि RI इंटरचेंज विद RJ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, R1 को इंटरचेंज किया है R2 के साथ। तो इस तरह से पर्टिकुलर ऑपरेशन आप इसमें लगा सकते हो। सेम चीज है कॉलम के लिए, अगर आप कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो भी उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं 2 बार रोज या 2 बार कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, है ना, मेरे बोलने का मतलब यह है कि अगर मैं R1 R2 और इसी के साथ ही R2 R3, तो अगर मैं ये 2 ऑपरेशन एक साथ लगा दूं, है ना, तो पहला ये ऑपरेशन क्या करेगा, साइन माइनस से चेंज कर देगा और दूसरा ऑपरेशन फिर एक माइनस साइन से चेंज कर देगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो तो साइन चेंज नहीं हुआ, है ना, अगर आपने 2 बार ऑपरेशन लगा दिया। तो अगर आपने मान लो इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया और फिर इन दोनों को एक साथ कर दिया
तो आप उस केस में आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, तो जनरली हम इसको यूज़ कर लेते हैं, तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं आता है ना, जो रहता है वही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है, इसकी अगर 2 रोज या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं समझे कि सारे नंबर सेम होंगे। मान लो ऐसा है 1 - 1 2, 1 - 1 2, तो अगर मान लो पहला कॉलम दूसरा कॉलम एग्जैक्टली सेम हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, है ना, इसका पहला इसके पहले के बराबर, इसका दूसरा इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर, इसका तीसरा इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर, या फिर कोई भी 2 रोज सेम हो गई, या फिर कोई भी 2 कॉलम सेम हो गए, तो इनके कहने का मतलब ये है कि अब इस वैल्यू की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 रख सकते हो। निकाल के देख लेते हैं भाई। तो 1 आया, -1 × 0 0 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया, और माइनस का साइन लगा रहता है, बीच में एक आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ओपन करने पर -1, फिर -1 × 0 0, 2 × -1 -2, और एक और माइनस आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 टाइम्स -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2, 2 × -1 -2, है ना, और एक माइनस लगा रहता है तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया 2, यहाँ से आ गया आंसर -2, और ये 2 × 0 तो 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा दिख गया तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। आपको ये 3 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो यही है प्रॉपर्टीज का मतलब कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट, जैसे फॉर्मूला होता है ना, तो a² - b² आया तो आप डायरेक्ट a + b - b लिख देते हो, है ना। अब उसको डिराइव थोड़े करते हैं कि भाई देखो a² - b² इतना होता है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, हम बस लिख देते हैं। जैसे अब तो ऐसा भी नहीं लिखते कि फॉर्मूला यूज किया है मैंने, है ना। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये, जैसे मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है, 2 × 2 का ले लिया। जो भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3, 4 × 4, सारे डिटर्मिनेंट्स और सारी मैट्रिसेस के लिए अप्लाइड है ना। जो भी है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो ये भाई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं मान लो इस मैट्रिक्स का 2 टाइम्स करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 6 and 8। ये मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट मैंने बनाया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब अगर मैं डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इस डिटर्मिनेंट में अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या है, सोचना पड़ेगा क्या होगा। इसमें ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होगा कि आप 2 से किसी भी पूरी रो में या सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको चूज करना होगा, इसको आप किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं, मान लो 2 को मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 4। तो सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, आंसर वही आएगा, है ना। आप चेक कर सकते हो, जैसे इसका आंसर कितना आएगा, 4 - 6, तो -2 × 2 -4 आ जाएगा इसका आंसर। यहां से भी आप चेक कर लो, 4 2 8 -6, 8 - 12, तो यहां से भी -4 आएगा, है ना। अगर मैं 2 को चाहूं तो पहली वाली रो में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, आप दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 3 4 8, ठीक है। इसकी भी वैल्यू उतनी आएगी, 8 - 12 करके देख सकते हैं, -4, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया भाई, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है ना। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करने का केस हुआ। अगर मान लो आपको कॉमन लेना है ना, तो अगर कॉमन लेना है और डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, तो आप भी क्या करोगे कि हर एक कॉलम या फिर रो से ही आप कॉमन ले सकते हो। तो मैंने मान लो चूज कर लिया ये वाला कॉलम,
तो इससे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो जैसे 2 कॉमन लोगे यहाँ पर 1 3 बन जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अगर मैंने मान लो 2 कॉमन लिया फिर से, या फिर 4 कॉमन लिया, तब वहाँ पर बन जाएगा 1 2। ठीक है, इनकी और इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, है ना, आप निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी रो या किसी कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। पूरे में नहीं होता है, सारे नंबर्स में नहीं होता है, ये डिटर्मिनेंट में होता है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है क्या कि मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यही यूज़ होती है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कुछ कॉमन लेना रहता है डिटर्मिनेंट को छोटा बनाने के लिए। ठीक है, इसमें एक नोट ये दिया हुआ है, हाँ, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर, जैसा मैंने बताया आपको, फ्रॉम एनी वन रो और एनी कॉलम, है ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो क्या कहानी लिखी हुई है हम बता रहे हैं। तो जैसे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है आपका a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस आर, ठीक है, d e f g h i, इस तरह का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, क्या है इस डिटर्मिनेंट की खासियत कि सेकेंड रो और थर्ड रो में तो यहाँ एक एक एलिमेंट में है। ठीक है, फर्स्ट रो के सारे टर्म्स 2 एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को आप कैसे लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो, पहले एलिमेंट्स को आप पहले डिटर्मिनेंट में ले लें और दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे डिटर्मिनेंट में ले लें, P Q R, और बाकी जो 2 रोज हैं उसको एज इट इज रखिए, D E F G H I, D E F G H I। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है किसी बड़े डिटर्मिनेंट जिसमें सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको कई सारे डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने के लिए। ये सिर्फ 2 में ही नहीं, कितने भी डिटर्मिनेंट्स हो सब में ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो अगर इस तरह से लिखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, E F, तो ये वाले टर्म्स जो है 4 के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहले मैं a के साथ इन दोनों को ले लूंगा, है ना, और फिर यहाँ पर भी जो भी होगा, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू वी डब्ल्यू, तो a e f x u v, और यहाँ पर जो एक टर्म आएगा, फिर दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा b e f, यहाँ से y v w, और उधर बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो टर्म है ये 4 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो अगर कोई डिटर्मिनेंट बड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। तो ये आपने मैट्रिक्स में भी लगाया होगा ऑपरेशंस इस तरह से। तो क्या बोल रहा है, जैसे मान लो अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 2 3 1 0 1 5 -1 2, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, इसकी कोई भी रोज, अगर रोज के बारे में मैं सोचूं, को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उस रोज को किसी दूसरी रो में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, तीसरे कितनी भी रोज को आप साथ में ले सकते हो, है ना। R1 को मैंने कैसे चेंज किया, रो 1 के एलिमेंट तो रखे मैंने, और रो 2 के एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, और रो 3 के एलिमेंट्स में एज इट इज ऐड कर दिया है। आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो प्लस माइनस, यही बोल रहा है कि RI को कैसे चेंज कर सकते हो। RI मतलब वो वाली रो तो रहनी चाहिए, एज इट इज रहनी चाहिए, उसके सामने कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्लस का 1 ही रहना चाहिए इसके साथ। अब इसके साथ आप किसी और रो के एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो भाई देखो ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो मैंने देखो रो 1 को चेंज किया, तो रो 2 और रो 3 को आप एज इट इज लिख सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब रो 1 के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में सोचना है। तो रो 2 का एलिमेंट ये है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, और यहां पर 1 है, 1 + 3 - 5 कितना हो गया, -1। इसी तरह से 2 टाइम्स देखा तो यहाँ 2 रख दिया, और ये तो 0 हो गया, और ये -1 रखा, माइनस लगा है, +1 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 + 3 6, 6 - 2 4। तो इनके बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, चेंज नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर 1,
0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, और बीच में एक माइनस रहता है तो वो +1 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस टाइम्स 2, 2 एंड 5 इंटू 1 -5 प्लस 3, 1 इंटू -1 एंड 5 इंटू 0 0, तो कितना आ जाएगा 1, 2 -5 -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा 6 एंड -3, 7 -3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से निकालते हैं -1, 0 + 1 -3, 2 -5 -3 प्लस 4 -1, तो कितना आ जाएगा -1 + 9 -4, तो 9 - 5 4, तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो, रोज के साथ लगा सकते हो और कॉलम के साथ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है A इज द मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बी 0 देन द डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, मान लो इसकी एक रो 0 है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका 0 0 0 2 5 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। बहुत सिंपल है, पहली रो के अलाउंग आप एक्सपैंड कर दो, 0 के साथ जो भी आएगा 0 -0 + 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये था, अगर किसी आप मैट्रिक्स में देख रहे हो कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 है तो उसकी वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 बोल सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छा है, एमसीक्यूज में आपके यूज होता है कई बार। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स रहते हैं, इसको बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स हो। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है ये डायगोनल के एलिमेंट A11 A22 और A33, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है -5। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो और उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इससे आसानी क्या होती है कि अगर मान लो 3x3 का डिटर्मिनेंट तो आप फिर भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन मान लो 4x4 5x5 का अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस केस में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो वहां पर आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको हेल्प कर देगी कि आप डायरेक्ट डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। थैंक यू वेरी मच।